लिविंग विदाउट गॉल ब्लैडर यानी गॉल ब्लैडर के बिना जीना ये कितना ज़्यादा तकलीफदेह हो सकता है, ये आप उन पेशेंट से पूछिए जिनको कोलेसिस्टेक्टमी करानी पड़ी है यानी गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाना पड़ा है। और सर्जन्स को ये प्रोसीजर इसलिए करना पड़ा क्योंकि या तो उनके गॉल ब्लैडर में एक बड़ा कैलकुला था जिसकी वजह से कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, या फिर मल्टीपल कैलकुला थे जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे थे और पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ एजुकेशन वीडियोस बनाता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कोलेसिस्टेक्टमी किस तरह करी जाती है, कोलेसिस्टेक्टमी के बाद पेशेंट्स को कितनी तकलीफें फेस करनी पड़ती हैं और कौन सी तकलीफें फेस करनी पड़ती हैं, इसके बाद कौन सी डाइट पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए कोलेसिस्टेक्टमी के बाद, और कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से आप लिविंग विदाउट गॉल ब्लैडर के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होती है कोलेसिस्टेक्टमी। कोलेसिस्टेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट के गॉल ब्लैडर को रिमूव करना होता है। ये या तो ओपन सर्जरी के थ्रू किया जाता है या फिर लैप्रोस्कोपी के थ्रू किया जाता है। अब ओपन सर्जरी में क्या होता है कि राइट साइड ऑफ द जो आपकी बॉडी का राइट साइड है, अपर एब्डोमेन, वहाँ पर हमें एक इंसिजन देना होता है और इंसिजन देने के बाद ओपन सर्जरी के थ्रू हमें गॉल ब्लैडर को रिमूव करना होता है या फिर हमें गॉल ब्लैडर में से स्टोन को रिमूव करना होता है अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में नहीं गया है तो। अब लैप्रोस्कोपी एक ऑल्टरनेटिव सर्जिकल प्रोसीजर है जो थोड़ा सा ज़्यादा आसान है और पेशेंट के लिए थोड़ा फीजिबल रहता है। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे 2 या 3 छेद, कभी कभी 4 छेद भी किए जाते हैं और उसके बाद पेशेंट के पेट को कार्बन डाइऑक्साइड से फुला दिया जाता है और फिर लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है या फिर गॉल ब्लैडर के कैलकुलाई को रिमूव कर दिया जाता है। अब कौन सा प्रोसीजर ऑप्ट करना चाहिए, देखिए ये डिसाइड करने का काम वैसे तो सर्जन का है, पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके गॉल ब्लैडर में जो हमने इन्वेस्टिगेशंस कराए उसके अकॉर्डिंग कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए हैं और पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आसानी से लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं और गॉल ब्लैडर के स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। पर अगर गॉल ब्लैडर कंप्लीटली फिल्ड है विद स्टोन्स तो वहाँ पे गॉल ब्लैडर को भी रिमूव करना पड़ सकता है। अब ओपन सर्जरी हमें तब ऑप्ट करनी होती है जब या तो पेशेंट किसी कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है या फिर वहाँ पे कोलेसिस्टाइटिस या गॉल ब्लैडर की सूजन की वजह से आसपास के ऑर्गन्स के ऊपर फर्क पड़ रहा है या फिर कहीं बाइल डक्ट में एक जो बड़ा कैलकुलाई था वो फंस गया है या ऑब्स्ट्रक्ट कर गया है गॉल ब्लैडर की नेक में, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए ओपन सर्जरी हमेशा ज़्यादा एडवाइजेबल रहती है एज कम्पेयर टू लैप्रोस्कोपी। तो लेट द सर्जन डिसाइड, सर्जन को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा ऑप्शन उन्हें चूज करना चाहिए, पर लेकिन आप समझ लीजिए कि इस तरह ये 2 ऑप्शंस होते हैं। अब इसके बाद और भी ऑप्शंस हैं, जैसे लेज़र प्रोसेस से भी स्टोन रिमूव किए जाते हैं, पर उसके बारे में लेट द सर्जन डिसाइड। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद। देखिए ये कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये सिर्फ इस तरह समझ लीजिए कि गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है वो थोड़ा सा पेशेंट को समझना ज़रूरी है। अब जिन जिन पेशेंट्स का गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है उन्होंने खुद ये चीज़ महसूस करी होगी कि शुरू में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक उन्हें रेगुलरली डायरिया बना रहता है। अब डायरिया क्यों बना रहता है इसका कारण समझिए कि भाई पहले क्या था कि हमारा गॉल ब्लैडर एक वॉल्व का काम कर रहा था जिसमें लिवर में से बाइल आता था, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता था, गाढ़ा होता था और जब ज़रूरत होती थी हमने खाना खाया, खाना नीचे गया, गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शंस हुए और उसके बाद पिचक से उसके अंदर से बाइल निकला जो ड्यूडेनम में चला गया। तो अब ऐसे कंडीशन में बाइल का भरपूर इस्तेमाल होता था जब जब ज़रूरत पड़ती थी। पर जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया यानी जो आपका वॉल्व था वो रिमूव हो चुका, तो अब क्या है, डायरेक्ट सप्लाई है लिवर से ड्यूडेनम में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब ज़रूरत नहीं भी है तो भी लगातार बाइल लिवर में से आता रहेगा जैसे जैसे वहाँ पे बनता रहता है। लेकिन ये बाइल की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, ये थोड़ी सी आप इसे डाइल्यूटेड कह सकते हैं कि ये डाइल्यूटेड होता है और इसका जो डाइजेशन के ऊपर फर्क पड़ता है वो खासकर जिम्मेदार होता है डायरिया के लिए। अब होता क्या है, ये जो डाइल्यूटेड बाइल है ये बेसिकली एक लैक्सेटिव इफेक्ट कॉज करता है जिसकी वजह से हमेशा पेशेंट को कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक डायरिया जैसी कंडीशन बनी रहती है। अब बॉडी धीरे धीरे करके अडेप्ट करती है और जो कॉमन बाइल डक्ट है
उसी के अंदर वैसोडाइलेटेशन होता है और वही एक तरह से एक वॉल्व, छोटे वॉल्व का काम करने लग जाती है। पर ये कुछ हफ्तों से लेकर, शुरू में आप मान के चलें कुछ महीनों से लेकर, इनफैक्ट किसी किसी पेशेंट्स में लगभग 6 महीने 8 महीने भी लग जाते हैं इस चीज़ को अडेप्ट करते करते। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के बॉडी की अडेप्टेबिलिटी के ऊपर। तो ये मान के चलें जब तक ये अडेप्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आपको डायरिया या लूज मोशंस या फिर स्टिकी मोशन जैसी तकलीफ बनी रहेगी और आप कितनी भी दवा खाएंगे उससे सिर्फ टेम्परेरी इंप्रूवमेंट ही आएगा। तो इसलिए ये बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद कुछ पेशेंट्स को हो सकता है ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होने लग जाए, पेट बहुत ज़्यादा फूलने लग जाए, किसी को म्यूकस बार बार आने लगे लैट्रिन के रास्ते, किसी को पेट में दर्द रहने लगे, हो सकता है पेशेंट को किसी को गैस बहुत ज़्यादा बने, यहाँ पे पूरे में खट्टी डकारें आने लग जाएँ, जलन मचने लग जाए, ये भी सारे सिम्टम्स पेशेंट्स को हो सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे गैस्ट्रिक सिम्टम्स शुरू में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक पेशेंट्स को आते हैं गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद, जो कि अपने आप धीरे धीरे करके सबसाइड कर सकते हैं जैसे जैसे बॉडी की अडेप्टेबिलिटी आती जाती है। अब ऐसे में ज़रूरी है समझना कि डाइट के ऊपर फोकस करना ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? देखिए, जब आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, डायरेक्टली बाइल की सप्लाई आ रही है, जब ज़रूरत नहीं है तब भी आ रही है, तो ऐसे में मल्टीपल मील्स के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मल्टीपल मील्स कौन से हो गए कि अगर आप दिन में पहले 3 बार खाते थे, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो उसे आप 6 बार कर दीजिए और एक बार में कम कम खाइए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाइए, ताकि वो जो लैक्सेटिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान ना करे। इसके बाद हाइड्रेशन के ऊपर बहुत फोकस करना ज़रूरी है। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ डाइट के कि आपको हाइड्रेशन के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। कोशिश करिए कि अगर अवेलेबल हो तो शुरू में गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद, कोलेसिस्टेक्टमी के बाद कुछ हफ्तों तक रेगुलरली लगभग 600 ml नारियल पानी डेली लेते रहिए। इससे आपकी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी और डाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और आपको इतनी ज़्यादा फिजिबिलिटी हो जाएगी कि तकलीफ महसूस ही नहीं होगी। अब इसके बाद हाइड्रेशन के बाद बात आती है फैट्स की। देखिए, फैट्स बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया तो वहाँ पे बाइल थिक नहीं हो रहा है, बाइल डाइल्यूटेड है, तो आप फैट्स नहीं ले सकते। आपको अपने फैट्स को शुरू में खासकर कम से कम 60 दिन या 2 महीने के लिए तो कंप्लीट कट डाउन करना पड़ेगा। उसमें भी जो आपके नेचुरल फैट्स हैं उन्हें लीजिए, लेकिन जो आपके एक तरह से अननेचुरल फैट्स हैं उन्हें मत लीजिए। अब नेचुरल फैट्स कौन से हैं? देखिए, आप एग येलो ले सकते हैं या फिर आप देसी घी ले सकते हैं, ये नेचुरल फैट्स हैं। लेकिन अब आप कोई भी ऑयल ले रहे हैं, स्पेशली जो आपके रिफाइंड ऑयल्स हैं या डालडा घी है, उसे बिल्कुल नहीं लेना है, किसी तरह से नहीं लेना है। अब कौन कौन से ऑयल्स आप ले सकते हैं? अगर आप घी लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए, लेकिन केवल 1.5 चम्मच लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी ऊपर से डालकर लेंगे, फ्राई कुछ नहीं करेंगे। आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, सामने का पिरवाया हुआ, बॉटल्ड नहीं, क्योंकि उसके अंदर पाइन ऑयल की एडल्ट्रेशन होती है। तो ऐसे में आप मस्टर्ड ऑयल लीजिए लगभग 2 टेबलस्पून अ डे। आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं 3 टेबलस्पून अ डे। आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं लगभग 2 टेबलस्पून अ डे। तो इस तरह से बिल्कुल कट डाउन करना पड़ेगा, फ्राई नहीं कर सकते। ये भी जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है ये केवल सब्जियों में डलेगा और आपके किसी भी फ्राइड फूड को आप कंज्यूम नहीं कर सकते। आप कैंड फूड्स नहीं ले सकते, आप प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स नहीं ले सकते, आप पैकेज्ड फूड नहीं ले सकते, प्रोसेस्ड फूड कोई से भी नहीं ले सकते, यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जो कुरकुरे वगैरह आते हैं, ये जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, ये आप बिल्कुल नहीं ले सकते। नमकीन, बिस्किट कोशिश करिए बिल्कुल इसे अवॉइड कर दें। आप बेक्ड जो चाहें आप बेक्ड ले सकते हैं, लेकिन आप फ्राइड नहीं ले सकते। अगर आप नॉन वेज पसंद करते हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे थोड़े दिन तक नॉन वेज से परहेज करिए। आप एग ले सकते हैं, वो भी उसमें एग वाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो ये डाइट के ऊपर इस तरह से फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है फाइबर्स की। देखिए, मैं हर अपने वीडियो में, जो लिवर वाला वीडियो था, जो गॉल ब्लैडर की डाइट का वीडियो था, उसमें भी मैंने बताया था कि फाइबर लेना कितना ज़रूरी है। पर लेकिन जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया तो आपको ऑर्गेनिक फाइबर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ऑर्गेनिक फाइबर्स कौन कौन से हैं? ओट्स, सूजी, दलिया, ये ऑर्गेनिक जो हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो लैक्सेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होने देंगे। लेकिन इसकी भी क्वांटिटी है कि आप दिन में एक ही बार लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि ये आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रॉपरली एसिमुलेट हो। अब जो फ्रूट्स
और जो आपके सैलेड्स है इनके जो फाइबर्स होते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, पर इसे भी आपको लिमिट करना पड़ेगा टू लगभग 350 ग्राम्स अ डे, और इसको भी रेगुलरली आप लीजिए, पर दिन में एक ही बार लीजिए। तो जो फाइबर्स हैं वो ज़रूरी हैं, पर अगर ओवर फाइबरस डाइट लेने लग जाएंगे तो लैक्सेटिव इफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए फाइबर लेने का काम ही है मोशन को पास करना। ज़्यादा फाइबर लेंगे, बाइल से भी लैक्सेटिव इफेक्ट आ रहा है तो हो गया डबल लैक्सेटिव इफेक्ट, उसके बाद तो डायरिया बंद ही नहीं होगा। तो अब डाइट के बाद मैं बात करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन की। कुछ लोगों के अंदर भ्रम रहता है कि देखिए गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद तो हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। समझ लीजिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप रेगुलरली होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, तो ये लिविंग विद गॉल ब्लैडर वाला जो कंसेप्ट लोगों के लिए तकलीफदेह होता है, ये आपके लिए बहुत खुशनुमा भी बन सकता है। तो कौन कौन सी दवाइयाँ उसके लिए आपके लिए कारगर होंगी, इसे समझ लीजिए। देखिए एक बायो कॉम्बिनेशन आता है जो लगभग सारी होम्योपैथिक कंपनी बनाती हैं, दैट इज 25 नंबर। तो देखिए 25 नंबर बायो कॉम्बिनेशन अपने घर में हमेशा रखिए, और जो नॉर्मल गैस्ट्राइटिस वाली तकलीफें आपको होती हैं उसमें आप लगभग इसको 4 टैबलेट दिन में 3 बार के हिसाब से रेगुलरली ले सकते हैं। इससे आपको इसके लिए किसी पर्सनलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल रेमेडी है, कॉमन रेमेडी है, जो सारे तरह के गैस्ट्राइटिस के ऊपर एक नॉर्मल इफेक्ट दिखाती है। तो ये इससे आपकी तकलीफें कम रह सकती हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन की। देखिए यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हमेशा कारगर रहती हैं गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद पेशेंट के सिम्टम्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी, दैट इज पल्सेटिला। देखिए पल्सेटिला एक ऐसे पेशेंट की दवा है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसे बहुत ही जल्दी तकलीफें महसूस होती हैं। किसी भी छोटी से छोटी चीज़ से उसके ऊपर अफेक्शन हो जाता है। जैसे सपोज उसने थोड़ा सा भी अगर पराठा खा लिया, फ्राइड फूड हल्का सा भी खा लिया, एक चम्मच भी सब्जी खा ली फ्राइड, तो फौरन तकलीफें शुरू हो जाएंगी। इतना सेंसिटिव है, बहुत जल्दी रोना आता है, और पेशेंट के 2 सिम्टम्स भी एक जैसे नहीं होते। यानी अगर सुबह 2 दिन में 2 बार वो वॉशरूम जा रहा है, मोशन के लिए जा रहा है, तो दोनों बार उसके मोशंस का जो कैरेक्टर है वो अलग अलग होगा। तो ऐसे पेशेंट की मेडिसिन है पल्सेटिला। तो पल्सेटिला के बाद हम बात करेंगे साइक्लामिन की। देखिए साइक्लामिन ऐसे पेशेंट की दवा है जिसको बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, और डकार जितनी बार आएगी ऐसा लगेगा हिचकी आ रही है, यानी हिचकी जैसे डकारें आती हैं, और फौरन डायरिया जाना पड़ेगा अगर उसने कॉफ़ी पी ली। मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स स्पेशली कॉफ़ी पीते ही फौरन उसको मोशन आना लग जाता है, और मोशन हमेशा लूज आता है। उसके बाद उसका पेट हमेशा फूला फूला रहेगा, उसे अजीब सा अलकस सा महसूस होगा। द मेडिसिन इज साइक्लामिन। इसके बाद हम बात करेंगे फेरम मेटालिकम की। देखिए फेरम मेटालिकम बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें खट्टा खाना पसंद है, पर खट्टा खाते ही फौरन उन्हें डायरिया जाना पड़ता है, या फिर उनको ऐसा लगेगा जैसे मुझे उल्टी या उबकाई जैसी आ रही है, लेकिन वो आएगी नहीं, और वो डकार के रास्ते से ऐसा महसूस होगा कि डकार आई और मुझे उसके संग में उबकाई भी आ गई। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट करना पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा रिगर्जिटेशन होगा, हमेशा पेट फूलता रहेगा, गैस्ट्राइटिस होती रहेगी। तो द मेडिसिन इज फेरम मेटालिकम। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे काली म्यूरियाटिकम के बारे में। देखिए काली म्यूरियाटिकम इतनी इंपॉर्टेंट रेमेडी है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनमें अगर फैटी लिवर भी हो गया हो, साथ में गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो गया हो, उसके बाद पेशेंट जॉन्डिस में भी चला गया, और इमीडिएटली उसको फिर गॉल ब्लैडर रिमूवल करवाना पड़ा या कोलेसिस्टेक्टमी करवानी पड़ी। तो ऐसे पेशेंट के लिए काली म्यूरियाटिकम इज द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि जॉन्डिस की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को क्ले कलर्ड स्टूल्स आएंगे। आप जितनी बार उसे थूक आएगा, थूक के संग में म्यूकस भी क्ले कलर का आएगा, जीभ हमेशा क्ले कलर की रहेगी, बहुत ज़्यादा डकारें आएंगी, बेल्चिंग होगी, पूरा पेट हर समय फूला रहेगा, पेशेंट लेथार्जिक रहेगा। इस तरह के पेशेंट की मेडिसिन इज काली म्यूरियाटिकम। तो इस तरह जो ये मेडिसिन मैंने आपको बताई थी, इसके अलावा एक और मेडिसिन है दैट इज कार्बो वेजिटेबलिस। देखिए कार्बो वेज एक ऐसे पेशेंट की दवा है जिससे खाना खाते ही, कोई भी फैटी फूड खाते ही पेट फूल जाता है। जिसके लोग कहते हैं मेरा पेट गुब्बारा बन गया, पेट भयंकर फूल गया, उसे रेगुलरली गैस पास होती रहेगी, पेट फूलने की वजह से हमेशा उसे दर्द रहेगा, ऊपर डकारें आती रहेंगी, यहाँ पे इधर पूरे में जलन होती रहेगी, हार्टबर्न होती रहेगी, उसे बार बार बेल्चिंग आएगी, यानी डकार भी आएगी, फ्लैटुलेंस भी पास होगी। तो इस तरह के पेशेंट को जो गैस्ट्राइटिस से बहुत ज़बरदस्त तरह से परेशान है, और स्पेशली गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद, तो द मेडिसिन इज कार्बो वेज। तो देखिए
देखिए जितनी बातें मैंने आपको बताई थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन पेशेंट्स के लिए जो या तो गॉल ब्लैडर की स्टोन के रिमूवल के लिए कोलेसिस्टेक्टमी को अप्रोच कर रहे हैं या फिर जिनका ऑलरेडी गॉल ब्लैडर रिमूवल हो चुका है बाय कोलेसिस्टेक्टमी। तो इस तरह से इन पेशेंट्स के लिए समझना ज़रूरी है कि अगर आप इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो आप लिविंग विद गॉल ब्लैडर के कंसेप्ट को खुशनुमा बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जनहित में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।